तो इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा 868वां यानी कि 868 सेशन है। हम अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले रूटीन प्रेयर करेंगे अपनी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा 7:30 से 8:30 का सेशन होता है, 8:30 से 9:30 इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। जैसा कि मोस्टली लोग जानते ही हैं कि आईएफपीएच अपने 5 साल कंप्लीट करने जा रहा है और 28 सितंबर को एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है ताज विवांता कोचीन केरला में। जो भी डॉक्टर्स लोग इसमें इंटरेस्टेड हों इस सेलिब्रेशन में ज्वाइन करने के लिए, उसके लिए मैं लिंक चैट बॉक्स में टाइप कर दूंगी, वहां आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस इवेंट में भाग लेके इसको एक सक्सेसफुल इवेंट बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का सेशन के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर अमनप्रीत सिंह छाबड़ा। डॉक्टर अमनप्रीत सिंह सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और एक इंट्रो देना चाहूंगी। थैंक यू मैम। हाँ जी, एमडी, बीएचएमएस एमडी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और पीजी कोऑर्डिनेटर हैं एल आर शाह होम्योपैथिक कॉलेज में। फॉर्मर सीनियर रिसर्च फेलो रह चुके हैं सीआरआईएच जयपुर और सीसीआरएच मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। फाउंडर और डायरेक्टर हैं एस्कॉर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन मेडिसिन एंड एस्कॉर होम्योपैथिक क्लिनिक एंड सेंटर फॉर काउंसलिंग के। इनको अवार्ड से भी नवाजा गया है, STSH 2016 अवार्ड, मानसरोवर गौरव अवार्ड और होमियो गौरव अवार्ड। तो डॉक्टर छाबरा का जो आज का टॉपिक है वो है डेंगू फीवर में होम्योपैथी का क्या मैनेजमेंट, हम कैसे कर सकते हैं, डेंगू को कैसे मैनेज कर सकते हैं होम्योपैथी से, उसके ऊपर डॉक्टर छाबड़ा आज अपना सेशन देंगे। तो डॉक्टर छाबड़ा आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू so much IFPH for providing this platform, providing this opportunity to present. और दिस इज माय थर्ड टाइम दैट आई एम कमिंग हियर, और इसके लिए मैं सानी सर का भी थैंकफुल हूँ कि वो सामने से मुझे इनवाइट करते हैं कि हाँ मैं मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं कुछ बोल सकूँ, कुछ अपने जो मेरा नॉलेज है शेयर कर सकूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने पिछले टॉपिक लिए थे वैसे ही इस टॉपिक को लेने के पीछे भी एक लॉजिक है। अभी कुछ समय ऐसा चल रहा है पूरे भारतवर्ष में हर जगह बारिश का मौसम है, और बारिश आ रही है तो उसमें ये समय ऐसा है। थैंक यू, थैंक यू। सो जैसा कि हम बात कर रहे थे, आज का टॉपिक लेने के पीछे जो लॉजिक है वो इस समय का वेदर, जो इस समय हर जगह पूरे इंडिया के साथ लोग जुड़े हुए हैं, और इंडिया में हर जगह बारिश का मौसम है, बारिश बहुत हो रही है, और इस बारिश के मौसम में मच्छरों का पनपना बहुत कॉमन है, और उनसे होने वाली कई कॉमन बीमारियां जैसे डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, तो उनमें से आज हम एक बीमारी जो डेंगू है, जो बहुत कॉमनली पाई जाती है, और जब होती है तो ये किसी अगर लोग में हो रही है तो एक महामारी की तरह फैलती है। इसकी बात करेंगे हम। सो डेंगू के उपचार में होम्योपैथी की क्या भूमिका है। हालांकि ये बहुत कॉमन टॉपिक है, आप और हम इसके जितने भी हम प्रैक्टिशनर्स हैं ऑलमोस्ट, तो हम इसके केसेस देख ही रहे हैं, तो ये एक तरीके से एक रिवीजन हो जाएगा। हमने आपके लिए तैयारी करी और आप भी देख रहे हैं, तो ये हम सबका एक तरीके से रिवीजन ही है, और कुछ अगर कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो उनके लिए कुछ नई चीजें इसमें हो सकता है मिलने। तो सबसे पहले व्हाट इज डेंगू। डेंगू की बात करेंगे। हिंदी में हम इसको डेंगू बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको डेंगी बोलते हैं, डेंगी। सो डेंगू या डेंगी ये क्या है? मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन है that causes a severe flu-like illness and sometimes a potentially lethal complication called dengue hemorrhagic fever. So ये इंसान से इंसान में डायरेक्टली नहीं फैलता, मच्छरों के द्वारा ये फैलाया जा रहा है। इसका अभी हम आगे कैसे ट्रांसमिट हो रहा है उसकी भी बात करेंगे। और इसका एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि है डेंगू हेमरेजिक फीवर, DHF। इसकी भी थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। ग्लोबल इंसिडेंस जो है, जो हर साल, हर पिछले 10 सालों में ये बढ़ता चला जा रहा है।
और वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 2/5 जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं डेंगू से रिस्क में रहता है। इंडिया और इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है। मेनली ट्रॉपिकल एरिया में, सब ट्रॉपिकल, सेमी अर्बन एरियाज में देखने को मिलेगा, जहाँ बारिश बहुत होती है, जहाँ पानी बहुत इकट्ठा होता है। जो मच्छर होता है, हमें एक चीज समझनी होगी, मच्छर कभी भी बहते पानी में नहीं पनपता। मच्छर है जहाँ पानी खड़ा रहता है, ऐसे पानी में पनपता है। तो जहाँ पानी भरा रहे, अगर हमें याद हो कुछ बहुत पुराने हैं, ला था, अमिताभ बच्चन जी का था शायद, जहां तक मुझे याद है। उसमें कूलर दिखाते थे, उसमें वो टायर जो पुराने रखे हुए हैं वो दिखाते थे, कोई अपना तेल का, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, पीपा बोलते हैं, ऐसी कोई भी चीज जो रखी हुई है, बाहर बारिश का पानी है, उसमें इकट्ठा हो गया है, फिर उसमें धीरे धीरे मच्छर पनपते हैं। तो वो ऐसा ऐड आता था जनरल पॉपुलेशन को अवेयर करने के लिए, भाई कहीं पे भी ऐसा किसी भी जगह पे पानी इकट्ठा ना होने दें, जिससे कि उसमें मच्छर ना पनप सकें। और वो फिर मच्छर, क्योंकि इस तरह की बीमारियां जो हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इनको फैलाएंगी। ठीक है। सबसे पहले एलोपैथिक व्यू क्या है, एलोपैथिक व्यू। डेंगू जो है वो एक वायरस द्वारा हो रहा है। अब वायरस के लिए एलोपैथी में किसी तरीके की डायरेक्ट कोई दवाई नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो जैसे इन जनरल वायरस के लिए नहीं है, वैसे डेंगू के लिए भी नहीं है। बट यहाँ कैसे वो मैनेज कैसे कर रहे हैं, फिर मैनेज कर रहे हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। बुखार है तो एंटीपायरेटिक दे देंगे, दर्द हो रहा है एनाल्जेसिक दे देंगे, फ्लूइड की कमी हो रही है, फ्लूइड लॉस हो रहा है तो फ्लूइड थेरेपी दे देंगे। सो दिस इज हाउ दे आर मैनेजिंग द केसेस ऑफ डेंगू। द ओनली वे टू प्रिवेंट डेंगू वायरस ट्रांसमिशन इज टू कॉम्बैट द डिजीज कैरिंग मॉस्किटोज। तो जैसा कि एक लाइन हमने बहुत कॉमनली पढ़ी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हैनमैन सर ने, अभी आप जैसे हम आगे होम्योपैथिक व्यू की बात करेंगे, हैनमैन सर ने फर्स्ट एफोरिज्म में बोला, एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टफ। भाई हमारा सबसे बड़ा मिशन जो है वो ये है कि हमारे पास कोई भी आ रहा है, एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, हमें उसको ट्रीट करना है, उसको सिक से उसकी हेल्थ को रिस्टोर करना है, उसको क्योर करना है। वहीं जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एफोरिज्म 4 में, हैन लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। तो फिजिशियन जो है हेल्थ का प्रिजर्वर भी है, हेल्थ को बचाना उसको आना चाहिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हेल्थ डिरेंज हो रही हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे बीमारियां हो रही हैं, और उनको हेल्दी इंडिविजुअल से कैसे बचाया जा सके। दिस इज ऑल्सो आवर वर्क एज अ फिजिशियन। तो ओनली वे टू प्रिवेंट डेंगू, यही हमने बोला, दैट कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो मॉस्किटो उसको लेके जा रहा है, उस मॉस्किटो को ही नहीं पनपने दें। ये हमारा एक ध्येय होना चाहिए इन बीमारियों को लेके। होम्योपैथिक व्यू क्या बोलता है, किसी भी बीमारी में हम बात करें, होम्योपैथिक व्यू इज बेस्ड, इट इज बेस्ड ऑन अ इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट। हम हालांकि थेरापेटिक्स की बात करेंगे, इसलिए वैसे इसमें थेरापेटिक्स ज्यादा डिटेल में जोड़ी नहीं है। इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट, मैं इसलिए जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ाता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ, नेवर जस्टिफाई द होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन। मैंने क्या सोच के पेशेंट को सल्फर दिया, आपने क्या सोच के कार्बोवेज दिया, किसी ने क्या सोच के जेल्सीमियम दिया, rather than individualization of patient, there is a individualization of physician, because हमारा सबका केस टेकिंग करने का, या पेशेंट, इवन एक ही पेशेंट दो डॉक्टरों को एक टाइम पे भी अलग हिस्ट्री देता है, एंड इट वेरीज, बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत एक बड़ा हमारे को ट्रीटमेंट करना है, हमारे को डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं करना है, इंडिविजुअल का ट्रीटमेंट करना है, सिक इंडिविजुअल का ट्रीटमेंट करना है। हमारे लिए सिम्टम क्या है, हम अभी डेंगू में बात करेंगे, बोनी पेन हो रहा है जी, ब्लीडिंग हो रही है, फीवर हो रहा है, हमारे लिए सिम्टम ही नहीं है। दीज आर कॉमन सिम्टम्स। हमारे लिए क्या सिम्टम है, ठंड लग रही है और ठंड में उसको ठंडा पानी पीना, दिस इज सिम्टम फॉर अस।
होम्योपैथ के लिए ये सिम्टम है, अब ये ढूंढो आप कौन सी मेडिसिन में, वो मेडिसिन आप दीजिए। और मैं ये खैर अपन सब होम्योपैथी है जो देख रहे हैं, वो भी होम्यो हम अगर मेडिसिन सही है तो हमारा रिजल्ट जो है वो एलोपैथी से तेज आएगा और अच्छा आएगा। रिजल्ट हम जो रिजल्ट पेशेंट चाह रहा है हमसे, वो रिजल्ट हम दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए डेंगू वायरस के बारे में बात करते हैं थोड़ा। डेंगू वायरस क्या है? सो डेंगू वायरस जो है वो डेंगू और डेंगू हेमरेजिक फीवर फैलाता है। ये एक तरीके का आर्बो वायरस है। आर्बो वायरस में भी ये फ्लेवी वायरस में आता है और मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट हो रही है ये डिजीज। उसमें भी इसके मेनली ये सिंगल स्टैंडर्ड, और ये इसके 4 सीरोटाइप्स में डेन 1 2 3 4, ये डेंगू वायरस के सीरोटाइप्स होते हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, डेंगू वायरस कैसे फैल रहा है? मॉस्किटो है, और जितने भी, चाहे मलेरिया की बात करें, चिकनगुनिया की बात करें, डेंगू की बात करें, जितनी भी बीमारियां जो मॉस्किटो से हो रही हैं, वो सब फीमेल मॉस्किटो से होती है। फीमेल जो है उसको भी आगे बर्थ देना है, उसको एनर्जी की जरूरत होती है, उसको वो एनर्जी ब्लड से मिलती है, तो वो ह्यूमंस पे ब्लड से सक करती है। इसलिए दैट इज द रीजन। सो फीमेल एडिस एजिप्टियाई, दिस इज द कॉज ऑफ डेंगू वायरस जो आपको ट्रांसमिट हो रहा है ना। ये चार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा। सो ये चार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग सब डेंगू के केसेस देख रहे हैं, बट हम लोग गलती कर रहे हैं। हम लोग गलती क्या कर रहे हैं? ये सारी रिपोर्टें करा के ले आओ भाई, अभी हम आगे इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, ये भी करा लो, ये भी करा लो, ये भी करा लो, ये भी करा लो। नहीं, अगर सिर्फ हमें अपने गाड़ी की या अपने घर की ईएमआई निकालनी है तो हम कितनी भी करा लें। एंड दैट इज ट्रू, वेरी ट्रू। हमें जब पेशेंट के बेनिफिट पे सोचना है। आपके पास एक पेशेंट आ रहा है, आप प्रैक्टिस ऐसे एरिया में कर रहे हैं, किसी भी जगह आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास एक मजदूर आ रहा है जो महीने का 8,000 10,000 12,000 कमा रहा है, चलो 15 20 हजार कमा रहा है, दैट इज नॉट इनफ। वो अपने घर को कैसे चला रहा है, हमारे को पेशेंट के बेनिफिट पे भी सोचना है। तो हम उसको 2,500 के इन्वेस्टिगेशन, या आप मानिए 800,000 के भी इन्वेस्टिगेशन लिख दे, सो इट इज नॉट फ्रूटफुल। व्हाट फ्रूटफुल इज, जो इन्वेस्टिगेशन उस पर्टिकुलर टाइम पे उसके लिए, उस डिजीज को कंफर्म करने के लिए जरूरी है, उतने कराएं। और वो आप इस पैथोलॉजी से समझ पाएंगे। अब पैथोलॉजी क्या कहती है? बीमार है, उसको एक मॉस्किटो ने फीड किया। अब वो फीड किया तो वायरस उसके अंदर आ गया। अब वो दूसरे इंसान के अंदर जाएगा, उसको रीफीड करेगा, और वो वायरस उसकी बॉडी में छोड़ देगा। वहां से स्टार्ट होगी। इसकी साइकिल आगे बात करें कैसे हो रहा है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टू ह्यूमन इन मॉस्किटो सलाइवा। मॉस्किटो सलाइवा से वायरस जो हुआ ह्यूमन में आ गया। दूसरे नंबर पे, अब वायरस जो है वो टारगेट ऑर्गन्स में जाकर रेप्लिकेट करेगा। आपको इमेज में कुछ पोजीशंस में रेड कलर दिखा रहा होगा, लाइक टारगेट ऑर्गन्स, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है वायरस। अब वो वायरस मल्टीप्लाई होके कहाँ आ जाता है? वो इन्फेक्ट करता है WBCs को, वो इन्फेक्ट करता है लिम्फेटिक टिश्यू को, और वो फिर ब्लड में आ गया। वायरस रिलीज हुआ और वो सर्कुलेट कर रहा है ब्लड में। अब ब्लड में आया, ब्लड में जब आ गया, तो अब दूसरा मॉस्किटो जब आएगा, उस आदमी को वापस से उसने बाइट किया, तो वो वायरस कहाँ चला गया? मॉस्किटो में चला गया। सेकेंड मॉस्किटो इंजेस्ट वायरस विद ब्लड। पांचवा नंबर देखिए आप, वो एक तरीके से skin की लेयर का मॉस्किटो बाइट किया, उसके अंदर आ गया। अब वायरस रेप्लिकेट करेगा मॉस्किटो के मिडगट में, मिडगट और दूसरे ऑर्गन्स में, और फिर सलाइवरी ग्लैंड को इन्फेक्ट करेगा। अब सलाइवरी ग्लैंड में आके रेप्लिकेट कर रहा है। 7 नंबर, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में आके रेप्लिकेट कर रहा है। अब वापस से बैक आ जाइए, वापस से 1 नंबर आया ये वायरस, वापस से सलाइवरी ग्लैंड में उसके सलाइवा के थ्रू वापस से वो दूसरे ह्यूमन को जब वो बाइट करेगा, उधर चला जाएगा। दिस इज द साइकिल। डेंगू वायरस कैसे गया? तो जब हम
सॉरी। जब हम बात करते हैं इटियोलॉजी की, सो इटियोलॉजी इज डेंगू वायरस। जब हम बात करते हैं वेक्टर की, ट्रांसमिशन की, तो वो मॉस्किटो, दैट इज एडीज एजिप्शियाई मॉस्किटो। नाउ एडीज एजिप्शियाई डेंगू ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो, ये हम बात कर चुके हैं। फीमेल प्राइमरीली अ डे टाइम फीडर। अच्छा, दो खास बात, मलेरिया में भी है फीमेल एनोफिलिस। फीमेल, मैंने आपको इसका रीजन पहले दे दिया है, व्हाई फीमेल मॉस्किटो इज बाइटिंग। सो फीमेल एनोफिलिस और फीमेल एडिस एजिप्शियाई में क्या डिफरेंस है? वन इज एडिस एजिप्शियाई इज अ डे टाइम फीडर, अगर आपको रात में कोई मच्छर खा रहा है तो वो डेंगू तो नहीं करेगा। दूसरा, डेंगू वायरस जो है वो एक हद तक, एक लिमिट तक, मतलब एक हाइट तक ही ऊपर जा पाता है। वो एक हाइट तक ही जा पाता है, मतलब सर्टेनली आप मान के चलिए कि आपके लोअर लिम्स की हाइट को वो ऊपर क्रॉस नहीं करता। मतलब अगर आप नीचे लेटे हुए हैं, फ्लोर पे लेटे हुए हैं, फ्लोर पे सो रहे हैं, तो आपको डेंगू होने के चांसेस ज्यादा है रदर देन ऑन बेड, क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट है। हाई बेड होगा तो वो आपको इतना इतना वो उड़ नहीं सकता, इतना वो ऊपर नहीं जा सकता। ये डिफरेंस है एक्चुअली में। लिव्स अराउंड ह्यूमन हैबिटेशन, जैसा हमने बात करी, स्टार्टिंग में बात करी कि कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पानी खड़ा होता है, तो लेज एग्स एंड प्रोड्यूसेस लार्वे प्रेफरेंसली इन आर्टिफिशियल कंटेनर्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बात करी, वो एड मैंने आपको याद कराया, जहाँ पे जी वो दिखा रहे हैं आपको, कूलर है, खुला हुआ कूलर है, उसका कोई ढक्कन रखा हुआ है, कोई बर्तन रखा हुआ है, कोई पुरानी बाल्टी रखी हुई है, कोई पेंट वाली आपकी पुरानी बाल्टी है, कोई कुछ भी ऐसा रखा हुआ है, कोई पुराने टायर रखे हुए हैं। जहाँ ऐसी कोई भी जगह जहाँ पानी जम रहा है, कोई गड्ढा वड्ढा है जिससे पानी जम रहा है, तो ऐसी जगहों पे वो अपने अंडे देते हैं, वहां लार्वे बनाएंगे, वहां उनका प्रजनन जिसको हम बोल रहे हैं वो होगा, एडीज एजिप्शियाई। नाउ कम टू द क्लिनिकल सिंड्रोम, डेंगू क्लिनिकल सिंड्रोम। ये डेंगू एक सिंपल बीमारी नहीं है, इसके लेवल्स हैं अलग अलग। वन इज अनडिफरेंशिएटेड फीवर। अनडिफरेंशिएटेड फीवर हमने इसलिए बोला क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में देखेंगे, इनिशियली जब हमारे पास पेशेंट पहले ही दूसरे दिन आ जाएगा, तो वहां पे डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि जी डेंगू है, ये पेशेंट को टाइफाइड तो नहीं हो गया है, पेशेंट को मलेरिया तो नहीं हो गया है, चिकनगुनिया तो नहीं हो गया है, क्योंकि जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज है, इनके इनिशियल 1 से 2 दिन के फेज सबके सेम ही रहते हैं। सबके फेज सेम ही रहते हैं, अलग नहीं है। सब में वही सिम्टम होगा, पेशेंट सही वही सिम्टम लेके आता है। अच्छा, मैं यहाँ पे भी बच्चों को इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ाता हूँ, तो इन्फेक्शियस डिजीज में कॉमन चीज है, मेलेज होगा। मेलेज मतलब डिस्कम्फर्ट, जैसा आपको याद हो हम बचपन में या बच्चे ऐसा बोलते हैं, आई एम नॉट फीलिंग वेल। दैट लाइन इज आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत नासाज लग रही है, जिसको हम बोलते हैं अच्छी नहीं लग रही, तबीयत खराब खराब सी लगी है, ढीली लग रही है, दैट इज डिस्कम्फर्ट, दैट इज मेलेज, दैट इज डिस ईज डिजीज। वो आपका ईज खराब हो गया, सो दैट कम्स अंडर अनडिफरेंशिएटेड फीवर। उसमें यही होगा, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है थोड़ा, या कई जगह खांसी जुकाम भी हो सकता है हल्का फुल्का, बुखार आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, थकान थकान सी लग रही। सो दिस इज अनडिफरेंशिएटेड फीवर। देन कम्स द क्लासिक डेंगू फीवर। क्लासिक डेंगू फीवर, और किसी भी केस, डेंगू के केस की अच्छी बात क्या है, प्रोग्नोसिस, व्हेन व्हेन द प्रोग्नोसिस इज गुड, कि आप क्लासिक डेंगू फीवर से ही बाहर आ जाएं, प्रोग्नोसिस इज देन गुड। क्लासिक डेंगू फीवर आगे ये कन्वर्ट होगा, दीज आर स्टेजेस एक्चुअली। अनडिफरेंशिएटेड फीवर हुआ, जहां हमारे को लग रहे बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अभी हम बात करेंगे। फिर क्लासिक डेंगू फीवर में कन्वर्ट हुआ, फिर अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया गया, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया गया, देन इट कन्वर्ट्स इनटू डेंगू हेमरेजिक फीवर। उसको ढंग से मैनेज नहीं किया, दैट इट कन्वर्ट्स इनटू डेंगू शॉक सिंड्रोम, एंड फाइनली डेथ। क्लासिक डेंगू फीवर से कोई नहीं मरता, कोई नहीं मरता, नॉट अ सिंगल केस। कब मरेगा? डेंगू के केस में डेथ इज नॉट सच अ कॉमन थिंग, बट वो कब अनकॉमन हो रही है? जब वो आगे स्टेज में बढ़ती जा रही है, पेशेंट को ढंग से मैनेज नहीं किया जा रहा, आपके पास मैनेज करने के लिए टूल्स नहीं है, आपको जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो रही, पेशेंट फीवर डीएचएफ में जा रहा है, डेंगू हेमरेजिक फीवर में जा रहा है, आपने और नहीं मैनेज किया, डेंगू शॉक सिंड्रोम में जा रहा है, डीएसएस, वो ज्यादा खतरनाक है, डेथ वहां आएगी। ठीक है।
So first, undifferentiated fever. Undifferentiated fever, so maybe the most common manifestation of dengue. प्रोस्पेक्टिव स्टडीज बताती है 87% ऑफ स्टूडेंट जो इन्फेक्टेड होते हैं वो या तो एसिम्टोमेटिक होते हैं या माइल्डली सिम्टोमेटिक होते हैं। ये डेंगू के लिए ही नहीं, ये हर हर दूसरे इन्फेक्शन की यही कहानी है। ठीक है। देन कम्स डेंगू फीवर के क्या क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो जैसा हमने बात करी, फीवर रहेगा, हर इन्फेक्शन डिजीज में फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, मसल जॉइंट पेन रहेगा। थोड़ी थोड़ी चीजें अब ऐड हो रही है, लाइक नोशिया, वॉमिटिंग, जीआईटी को अफेक्ट किया, लाइक सम काइंड ऑफ रैशेस, लाइक हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस। अब ये अलग कर रहा है कि अब डेंगू दिखने लगा आपको कि हाँ पेशेंट को डेंगू हो सकता है। और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स कि हाउ टू डायग्नोस। अच्छा जी, कहाँ से आ रहे हो? ओके, वहां रह रहे हो, वहां डेंगू के केस ज्यादा है। सबसे पहले सस्पेक्टेड केस ऑफ डेंगू, सस्पेक्टेड केस ऑफ डेंगू, वहीं आपको पता पड़ेगा कि डेंगू केस हो सकता है। कुछ केसेस में हो सकता है एंसेफेलाइटिस डेवलप हो जाए, तो उसकी बात करिए कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम हो जाएगा, लेथार्जी, कंफ्यूजन, कोमा, सीजर, नुकल रिजिडिटी, पैरासिस, थोड़ा सीवियरिटी की तरफ एंसेफेलाइटिस हो तो। बट इट इज वेरी रेयर, इट इज नॉट कॉमन। ओके। इसकी हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस का होंगे। हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन सबसे पहली बात आएंगे कब? जैसे हम मलेरिया में बात करते हैं, तो मलेरिया और डेंगू में ये डिफरेंस है। मलेरिया में जो मलेरिया का प्लाज्मोडियम है वो वायरस नहीं है। वो प्लाज्मोडियम जो है वो किसी भी वैरायटी का, वाइवेक्स हो, मलेरिया हो, वेलो, फाल्सीपेरम हो, वो जाके आरबीसी को अफेक्ट कर रहा है। आरबीसी को अफेक्ट करता है, आरबीसी को तोड़ता है, उसका डिस्ट्रक्शन करता है। यहाँ आरबीसी नहीं, यहाँ टारगेट सेल क्या है? यहाँ प्लेटलेट्स है। हम सीबीसी में पहचान ही प्लेटलेट से करते हैं। ओके। सो यहाँ प्लेटलेट्स टारगेट हो रही है, यहाँ प्लेटलेट्स को टारगेट किया जा रहा है। 1.5 टू 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर इज नॉर्मल। ठीक है। 1.5 टू 4.5 लैक्स। कम हुई, कितनी कम हुई? 50,000 कम हुई। जब 50,000 से नीचे जाती है तो हमें क्या देखने को मिलता है? तब मिलेगी जब पिटेकी, पिटेकी अभी हम आपको दिखाएंगे, पिटेकी, पिरप्यूरा, एकाइमोसिस। ये हमें याद रखना है। वैल्यू कितनी? 50,000। ये वैल्यूज क्यों याद रखनी है? आप इन्वेस्टिगेशन क्यों करा रहे हो? बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ, जब हम जब जब पेपर भी लिखते हैं तो आप लिख देते हो भी सीबीसी कराएंगे, कराएंगे, लेकिन मिलेगा क्या? यही हमें क्लिनिक में भी देखना है कि हमने सीबीसी तो करा लिया, हम सीबीसी कराएंगे, सीबीसी करा, देखे क्या? और देखे क्या? और उसको हम जब देखें, इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पीजीज है, तो आई एम इन पीजी डिपार्टमेंट, सो बच्चे आते हैं, सर ये टॉपिक ले, अच्छा ठीक है ले लो। तो डेंगू से रिलेटेड बता रहा हूँ। जब हमारा लास्ट बैच था उसमें एक गर्ल सेट की डेंगू लेना है सर, ठीक है लो। मैंने उसके आगे रिपोर्ट कर दी, मैंने कहा लो इसका इंटरप्रिटेशन बताओ। अरे जब तुम किसी रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन ही नहीं बता पा रही हो तो डेंगू कैसे लोगी? अभी हम इसको डिटेल में करेंगे कि सीबीसी लिख रहे हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट लिख रहे हैं, एनएस1, आईजीजी, आईजी। अरे हम उसको इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहे, और इससे हम लोग ट्रीटमेंट कई बार गलत भी कर रहे हैं, तो ये देखना है। सो प्लेटलेट नॉर्मल 1.5 से 4.5 लाख। कितनी कम हो जाए जो ब्लीडिंग देखने को मिले? 50,000 के नीचे आ गई, तब हमारे को कौन सी ब्लीडिंग मिलेगी? पेटेकिए, पिरपुरा, एकाइमोसिस, इंटरनल ब्लीड्स होंगे। नाउ हमने ये ब्लीडिंग, नेजल ब्लीडिंग, हेमेटोमेसिस है जी, मेडिना है, हेमेटोचेस है। हेमेटोचेस ब्राइट रेड कलर जब आता है पर रेक्टम। हेमेचूरिया है, इंक्रीज मेंस्ट्रुअल फ्लो है, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया हो रहा है। कब? क्यों? कितनी कम हो जाए प्लेटलेट्स? 10,000, बिलो 10,000। ये एपीआई बोलती है, एपीआई की जो हमारी बुक है मेडिसिन की, वो बोलती है कि 50,000 से नीचे आ जाए तो पेटेके पिरपुरा एकेमोसिस होगा। अब ये देखो एक लाइन में लिखा है, लेकिन एज अ प्रैक्टिशनर जब हम क्लिनिक पे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिंजिवल ब्लीडिंग, नेजल ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम एवरी ओरिफिस, ये कब आएगी? ये 10,000 के नीचे आएगी। अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि हमने क्वांटिटी 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 की बात कर दी, 1.5 से नीचे, 50 से नीचे, 10 से नीचे, बट क्वालिटी मैटर्स।
क्वालिटी मैटर्स। देर आर केसेस क्वालिटी मैटर्स। हो सकता है क्वांटिटी कम हो सकता है 10,000 के बाद भी किसी पेशेंट को नेजल ब्लीडिंग हेमेटोमेसिस और किसी को 50 के बाद भी हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि एपीआई गलत है, उसमें एक चीज और लिखी है, क्वालिटी मैटर्स। हाउ वाज द क्वालिटी ऑफ प्लेटलेट ऑफ दैट इंडिविजुअल पेशेंट, दैट कम्स अंडर इंडिविजुअलाइजेशन, तब हमारे लिए सिम्टम है। नेक्स्ट, क्लिनिकल केस डेफिनेशन, डीएचएफ की बात करें, सो देयर हैज टू बी फोर नेसेसरी क्राइटेरिया। वन इज फीवर और रीसेंट हिस्ट्री ऑफ एक्यूट फीवर। दूसरा, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन जिनकी हमने बात करी। लो प्लेटलेट काउंट कितना लो हो, 1 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर या उससे नीचे। ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ लीकी कैपिलरीज, सो लीकी कैपिलरीज तो आपको पेटेकिया पृथ्वीरा ये सब देखने को मिलेगा। तो देर और क्या देखने को मिलेगा, लीकी कैपिलरीज के एविडेंस क्या है। सो वन इज एलिवेटेड हेमाटोक्रिट 20% और मोर, लो एल्ब्यूमिन, सो हाइपोएल्ब्यूमिनिमिया हो गया है, प्लूरल और अदर एफ्यूजन्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ केस ऑफ डेंगू विद एसाइटिस, बैड प्रोग्नोसिस इज देयर। बैड प्रोग्नोसिस मतलब कहीं ना कहीं आपका मैनेजमेंट सही नहीं है, आपका ट्रीटमेंट सही नहीं जा रहा। अगर पेशेंट को एसाइटिस हो रहा है, आपके ट्रीटमेंट में गड़बड़ है, आप उसको तुरंत सही करें। प्लूरल इफ्यूजन, अदर इफ्यूजन, अदर इफ्यूजन में एसाइटिस, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज फोर क्राइटेरिया फॉर डीएचएफ। सो एविडेंस ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर मिले कैसे, रैपिड वीक पल्स होगी, नैरो पल्स प्रेशर होगा, मतलब एसबीपी माइनस डीबीपी इज लेस देन 20, या और हाइपोटेंशन फॉर दैट एज। इसके अलावा कोल्ड क्लैमी स्किन होगी, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो जाएगा, एंड देयर मस्ट देयर शुड बी फ्रैंक शॉक। ठीक है, ये सब हो सकता है। सो हमने इसको 4 ग्रेड्स में बांटा, 4 ग्रेड्स, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। सो ग्रेड 1 इज फीवर एंड नॉन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी। भाई नॉन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स इज मेलेस है, हेडेक है, नौशिया वॉमिटिंग हो रहा है, कुछ हो सकता है रैशेस भी आ रहे हैं, या फिर बॉडी एक हो रहा है। ये दीज आर लाइक नॉन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। देन पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट इज ओनली हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन, ये ग्रेड 1 में हो सकता है, ये अभी हम आगे बात करेंगे टॉर्निकेट टेस्ट कैसे करते हैं। ग्रेड 2 इज ग्रेड 1 मैनिफेस्टेशन सारे आ गए प्लस स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग शुरू हो गई। ग्रेड 3 में साइंस ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर जो हमने बात करी, रैपिड वीक पल्स, नैरो पल्स प्रेशर, हाइपोटेंशन, कोल्ड क्लेमी स्किन। ग्रेड 4 इज प्रोफाउंड शॉक, यहाँ से पेशेंट को लाना बहुत मुश्किल है। एज अ होम्योपैथ आप जब भी पेशेंट को रखें, BPTPR, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, वाइटल्स, अगर आपको सही लग रहे हैं, अगर आपकी नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, आप में करेज है अबव ऑल, सो मैनेज करें, अदरवाइज रेफर कर दें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेड 4 पेशेंट, ओके, ये पेशेंट डीएचएफ के बाद वो डीएसएस में जा रहा है, वो डेथ नहीं हो, वो बचा रहा है। डेंजर साइंस, सो वन इज एब्डोमिनल पेन, इंटेंस और सस्टेन्ड पेन है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रहा है, देयर इज एब्रप्ट चेंज फ्रॉम फीवर टू हाइपोथर्मिया में जा रहा है, स्वेटिंग हो रही है, प्रोस्ट्रेशन हो रहा है, रेस्टलेसनेस है, सोमनोलेंस, पेशेंट को नींद नींद सी आ रही, दीज आर द डेंजर साइंस। सो इसमें वार्निंग साइंस की बात करें डेंगू शॉक के लिए, so 4 criteria, one is fever, then another one is hemorrhagic manifestations, excessive capillary permeability, and less than or equal to 1 lakh platelets per cubic millimeter. Initial warning signs क्या है, disappearance of fever, fever नहीं है, आपको लग रहा है फीवर नहीं है तो अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है, ये वार्निंग साइन है। फॉर एग्जाम्पल इन सम केसेस, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल दो, 65 एज ओल्ड मैन, जस्ट टू रिलेट इट, 65 एज ओल्ड मैन कमिंग विद द पेनलेस इमेचुरिया, आपको लग रहा है दर्द तो है नहीं, क्या दिक्कत है, यही दिक्कत है, दैट कैन बी अ केस ऑफ सीए ब्लैडर, आई हैव सीन इट। सो दिस अपीयरेंस फीवर इज नॉट गुड, इट इज अ इनिशियल वार्निंग साइन। ठीक है। देन ड्रॉप इन प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स गिर रही है, प्लेटलेट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ प्रोग्नोसिस ऑफ डेंगू। प्लेटलेट गिर रही है मतलब गलत है, बिल्कुल गलत है, आपका ट्रीटमेंट, आपका मैनेजमेंट सही नहीं है, तुरंत सही करें, री केस टेकिंग करें उसको, वापस री टेक करें हिस्ट्री को और सही से वापस मेडिसिन दें। प्लेटलेट्स गिर रही है तो गलत जा रहे हो आप। प्लेटलेट्स एक बार भी अगर बढ़ने लग गई,
लास्ट आपने कराया 62,000 आ रहा था, अभी 75 आ रहा। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। दैट मीन्स अब प्लेटलेट्स नहीं गिरेंगे। नाउ केसेस रिकवरी, इंक्रीज इन हेमेटोक्रिट। इसके अलावा अलार्मिंग साइंस क्या है? सीवियर एब्डोमिनल पेन, प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग, एब्रप्ट चेंज, जैसा अभी हमने बात करी, फीवर से हाइपोथर्मिया में जा रहा है, कॉन्शियसनेस का लेवल चेंज हो रहा है, पेशेंट इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, सोमनोलेंस, ये सब देखने को मिल रहा है। इसके अलावा व्हेन पेशेंट डेवलप डीएसएस, डीएसएस डेवलप कर लिया, सो दैट इज 3 to 6 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। नाउ क्लिनिकल लेबोरेटरी एनालिसिस इन केसेस ऑफ डीएचएफ। सो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट काउंट हमने बात करी, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, कैसे पता पड़ेगा? हीमो कंसंट्रेशन, लो सीरम प्रोटीन होगा, लो सीरम एल्बुमिन। अनयूजुअल प्रेजेंटेशन कॉमनली नहीं मिलता, सीवियर डेंगू फीवर में ये प्रेजेंटेशन नहीं मिलता। इन माय प्रैक्टिस ऑफ लास्ट 7 years आई हैवंट सीन अ सीवियर डेंगू फीवर प्रेजेंटेशन, मैंने नहीं देखा है। like encephalopathy, hepatic damage, a little bit of hepatic damage you can find in every case, almost every case। 10 में से हर 8 केस पे आपको माइल्ड हेपेटिक डैमेज मिल सकता है, जिसमें एएसटी, एएलटी ये सब थोड़े बड़े हुए हैं, हल्के फुल्के। कार्डियोमायोपैथी आई हैव नेवर सीन, जीआई हेमरेज, सीवियर जीआई हेमरेज, सो दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अनयूजुअल, रेयर है, बहुत कम केसेस में मिलते हैं। तो जब आप सही से मैनेज नहीं कर रहे हो ना, तब ये मिलेगा। नाउ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ डेंगू, जैसे हमने बात करी थी स्टार्टिंग, सो इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, रुबेला, मलेरिया, टाइफाइड फीवर, इसके अलावा लेप्टोस्पायरोसिस, मेनिंजोकॉक्सीमिया, रिकेट्सियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल सेप्सिस, अदर वायरल हेमरेजिक फीवर्स, लाइक हमने चिकनगुनिया की भी बात करी, और जो वायरल हेमरेजिक फीवर है, तो ये सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आते हैं डेंगू के। तो सबसे कॉमन चीज जैसे मैंने आपको बताया, आप कहाँ से आ रहे हैं, हाँ, वहां पे डेंगू के केस ज्यादा है, मैक्सिमम चांसेस। हमारे साथ जब पढ़ाते तो हमें ये कहते थे, द मोर कॉमन यू विल बी, द मोर राइट यू विल बी। ठीक है। सो क्लिनिकल इवेल्युएशन डेंगू फीवर का कैसे करना है? ब्लड प्रेशर देखिए, बीपीटीपीआर इज कॉमन, सब पेशेंट में देखना है बीपीटीपीआर, और आप मैनेज कर सकते हो, हमने थोड़ी देर पहले यही बात करी। क्या आप इस केस को मैनेज कर सकते हो? रखो, नहीं कर सकते हो, सॉरी सर, रेफर इट। आप कभी इस चीज से मत डरना कि ये केस मेरा चला जाएगा, नहीं। अगर आपकी एडवाइस भी सही है ना, तो वो या उसके रिलेटिव्स जो उसके नोन है वो आपसे बंधे रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने एडवाइस सही कर। यहाँ पैसे का मुंह नहीं रखना है, पेशेंट का मुंह रखना है, पेशेंट आपका रहेगा। एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग इन स्किन और अदर साइट्स, ये देखना है। हाइड्रेशन स्टेटस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है, पेशेंट को नौशिया वॉमिटिंग भी है, तो कहीं ना कहीं हाइपोटेंशन नहीं हो, अ, वो देखना, हाइपोवोलेमिक शॉक में नहीं जाए। एविडेंस ऑफ इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, प्लूरल डिफ्यूजन, एसाइटिस, जैसे हमने बात करी, पुअर प्रोग्नोसिस, टॉनिक विट टेस्ट। सो दीज आर पेटेकी, आपको छोटा छोटा अगर दिख रहा हो, थोड़ा सा और इसको बड़ा करता हूँ, छोटे छोटे डॉट्स से आपको नजर आते हैं ब्लीडिंग के। हाँ, प्लूरल इफ्यूजन इंडेक्स, पीईआई, प्लूरल इफ्यूजन इंडेक्स, ए और बी आप देख रहे हो, ए अपॉन बी इंटू 100, सो ये आपको देखना है। प्लूरल इफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, एक्चुअली हो रहा है तो इट इज गेटिंग वर्स। देन टॉनिक टेस्ट, हाउ टू डू इट, सो ये हमने बात करी थी, आगे बात करेंगे। सो इन्फ्लेट ब्लड प्रेशर कफ टू अ पॉइंट मिडवे बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर फॉर 5 मिनट्स। सो आपने पेशेंट का ब्लड प्रेशर लिया, आपने कफ बांध रखा है और इन्फ्लेट किया, और उसको सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सपोज सिस्टोलिक 120 80 ही आ रहा है नॉर्मली, चलिए एक बात कर लेते हैं, तो 100 पे उसको 5 मिनट तक रखिए। 5 मिनट बाद में 20 या उससे ज्यादा पिटेकी आ जाएंगे पर 1 इंच स्क्वायर, यानी कि 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर जितने एरिया में 20 या 20 से ज्यादा पिटेकी हो गए, दैट मीन्स दैट इज टॉनिकोइड टेस्ट इज पॉजिटिव, अगेन प्रोग्नोसिस इज बैड। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट शोज पॉजिटिव टॉनिकोइड टेस्ट। देन व्हाट आर द लेबोरेटरी टेस्ट, सो हमने बात करी थी, इसकी भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट में हम सीबीसी लिखते हैं, सीबीसी में हम डब्ल्यूबीसी देखते हैं। फिर हमने जैसा डायग्नोसिस बनाना है, टाइफाइड तो नहीं है, दूसरा वायरल इन्फेक्शन नहीं है,
क्या है, platelet सकते हैं, प्लेटलेट से ज्यादा हमें टाइम जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, डिफरेंट थिंग क्या, सेम पेशेंट डेंगू एंड टाइफाइड आपको ध्यान रखना है। दैट इज व्हाई मेडिकल साइंस इज एन आर्ट। सो हेमाटोक्रिट एल्बुमिन लेवल जैसे हमने बात करी, प्रोग्नोसिस बैड है, कैपिलरी परमेबिलिटी शो कर रहा है। एलएफटी हमने बात करी, जैसे हमने सीवियर में बात करी कि हिपेटिक फेलियर में जाता है, अभी हिपेटिक फेलियर में नहीं है, बट मैंने जैसा कहा कि 10 में से 8 केस लिवर अफेक्ट होता है, आपको वहाँ लिवर एंजाइम्स थोड़े बहुत बढ़े हुए मिलेंगे। यूरिन चेक फॉर माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया, सो यूरिन एनालिसिस आप करा सकते हो। देन डेंगू स्पेसिफिक टेस्ट, वायरस आइसोलेशन और सीरोलॉजी, सो ये आपको कराना है। सो बेसिकली वायरस आइसोलेशन में क्या होता है और सीरोलॉजी टेस्ट में क्या होता है, सो इसमें NS1 फॉर डेंगू, देयर इज अ स्पेसिफिक एंटीजन कॉल्ड NS1, हालांकि मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, मैं आपको वैसे ही बताना चाह रहा था। NS1 हम जनरल प्रैक्टिस में भी कर रहे हैं। IgM IgG, अच्छा जनरल प्रैक्टिस में हम कर रहे हैं, लेकिन हम एक गलती भी कर रहे हैं, हम जब तीनों एक साथ करा रहे हैं, सो हाउ टू इंटरप्रेट इट, NS1 आएगा, IgM आएगा, IgG आएगा। अभी हम सबको एक एक करके देखेंगे। NS1, सपोज अ पेशेंट इज कमिंग, NS1 पॉजिटिव, IgM नेगेटिव, IgG नेगेटिव, दैट मींस पेशेंट इज इन अ इनिशियल स्टेज, अभी इनिशियल स्टेज में है। NS1 इज एंटीजन, IgM IgG इज एंटीबॉडी, मतलब अभी अभी पेशेंट उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं है कि एंटीबॉडी डेवलप हो, अभी एंटीजन ही है, NS1 एंटीजन ही है, वही पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। देन कम्स अ पेशेंट, इसमें NS1 पॉजिटिव है, IgM पॉजिटिव है, IgG नेगेटिव है, दैट इज द एक्यूट फेज ऑफ डिजीज, एक्यूट फेज में मतलब अभी डिजीज फुल्ली ब्लोन है, अच्छे से डेवलप हो चुकी है, यू विल बी सीइंग द क्लासिकल डेंगू फीवर, ठीक है। देन कम्स NS1 IgM might be both negative और IgM IgG पॉजिटिव, IgG पॉजिटिव, दैट मीन्स कि वो एक्यूट फेज एक बार के लिए निकल गया। नाउ पेशेंट में भी रिकवर, मुझे लगता है इस केस में अगर आपको सिम्टोमेटिकली आपको पेशेंट सही लग रहा है, तो इस फेज में मेडिसिन देने की भी जरूरत नहीं है। कभी कभार मेडिसिन दे के आप काम खराब कर देते हो। आपने कहा कि अच्छा लग रहा है, आर्सेनिक जैसे सिम्टम लग रहे हैं और पेशेंट रिकवर कर रहा है, आप रिपोर्ट भी देख रहे हो, लेकिन आप उसको इंटरप्रेट करके आप उसमें वही मेडिकल साइंस इज एन आर्ट, होम्योपैथी इज एन आर्ट, आर्ट नहीं लगाई आपने, आपने उसमें देखा नहीं कि यार NS1 नेगेटिव हो गया, IgM नेगेटिव हो रहा है, बीमारी में बचा क्या, IgG है। अब पेशेंट लग रहा है रिकवर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ, भाई एक माँ अपने बच्चे को लेके आई, डॉक्टर साहब इसको डायरिया हो रहा है, स्टूल बहुत पास कर रहा है, अच्छा कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अच्छा पहले दिन कितने कर रहा था, 8-10 किए थे, कल कितने किए, 6-7 किए, आज सुबह से कितने किए, शाम के टाइम आपके पास आई है 4 किए। अरे पेशेंट खुद रिकवर कर रहा है, क्या करना है वहां पे, वहाँ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर रहा है, रुब्रम दे दो, ORS दे दो, ताकि जो फ्लूइड लॉस है बस वो रिकवर हो जाए, नो नीड ऑफ मेडिसिन। सो इन केस ऑफ IgG मैक्सिमम मैक्सिमम क्या मैं कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस यू डोंट रिक्वायर एक्चुअल मेडिसिन। और कई बार ये क्या होगा, आपको लग रहा है यार आर्सेनिक जैसे सिम्टम आ रहे हैं, पेशेंट को दे देते हैं, पार्शली सिमिलर, इट विल एग्रावेट एंड इट विल वर्सन योर केस, प्रोग्नोसिस वहां पुअर हो जाएगा। सो इसलिए जस्ट नोइंग द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट only purpose, knowing the investigation, their interpretation, and how to use them in clinical practice is important। आपको उनको यूज कैसे करना है वो ज्यादा महत्व रखते हैं हमारे लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, सो अगेन ये वही आ गया, एक्यूट फेज ब्लड 0 to 5 days है, पेशेंट प्रेजेंट्स, कलेक्ट ब्लड सैंपल, सो वायरस आइसोलेशन या सीरोलॉजी, कॉन्वलेसेंट फेज में सीरोलॉजी, वायरस आइसोलेशन NS1 की जरूरत नहीं, सीरोलॉजी IgM IgG मिलेगा, इक्वल टू और मोर देन 6 days आफ्टर ऑनसेट, सो बिटवीन द डेज 6 to 21 आप लेंगे, सीरोलॉजी इज इनफ, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द जो मैं आपको समझा रहा था वही है ये, कि फीवर डे, फीवर आपका 0 डे पे आया, उससे पहले क्या क्या है भाई, आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ आपको मिल रहा है, और आपको उस टाइम वायरस लोड बहुत ज्यादा है, आप ऑरेंज वाला देखिए, वायरस लोड इज मैक्सिमम, NS1 पॉजिटिव आएगा, डेंगू IgM है ही नहीं, 0 है, आप देखिए जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, 0 आए, 1 आए, अब आपका मीन मैक्सिमम टेम्परेचर कम हुआ, वायरस लोड कम हुआ,
डेंगू आईजीएम। सो दिस इज द पॉइंट जो आपको डे वन दिख रहा है, डे वन। दिस इज द पॉइंट जहां पे आईजीएम पॉजिटिव आएगा, NS1 पॉजिटिव आएगा, एंड पेशेंट इज कमिंग विद द फीवर। देन कम्स द फेज, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, वायरस लोड खत्म हो गया, NS1 हो जाएगा नेगेटिव, फीवर हो गया खत्म, आईजीएम आएगा। भाई डेंगू ने अपना काम कर दिया, आपकी बॉडी ने अपना काम कर लिया, वाइटल फोर्स ने काम किया, एंटीबॉडी बना दी, आईजीएम पॉजिटिव। और एक फेज उसके और आगे चल रही, आईजीजी पॉजिटिव, वहां आपको NS1 भी नहीं मिलेगा, आपको आईजीएम भी नहीं मिलेगा। तो व्हाट इज द होम्योपैथिक व्यू? सो जो हमने स्टार्टिंग में बात करी, treat the diseased individual, not the disease in a individual. So इसमें हम ज्यादा डिटेल नहीं, बट कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे। सो हाउ डज होम्योपैथी रिमूव द कॉज? सो वेट इज given to his suffering rather than what he is suffering from. So homeopathic science, the very inception, has been devised to treat the individual in diseases. जो बीमार है, बीमार को सही करो, बीमारी अपने आप सही हो जाएगी। So eradicating the cause is the basis of homeopathic treatment. Treat the cause and the effect will disappear. Cause को आप सही करेंगे, effect अपने आप चला जाएगा. This makes this means making the tissue healthy so that the immunity in the tissue increases. So rather than हमारी science ऐसी है, वी पुश द नेचर, एक्चुअली वी पुश द नेचर। हम नहीं काम करते डायरेक्ट, हम डायरेक्ट काम नहीं करते, हम नेचर को पुश करते हैं डिजीज के अगेंस्ट काम करने के लिए। सो सम कॉमन रूब्रिक्स जो कि डायरेक्टली कॉमन सिम्टम्स रिलेटेड टू द डेंगू फीवर, वन इज एक्सट्रीमिटीज पेन, फीवर ड्यूरिंग जॉइंट पेन इज वेरी वेरी कॉमन, फीवर, चिल्लीनेस विद हेड पेन, हीट ड्यूरिंग स्टमक में, वॉमिटिंग, हीट ड्यूरिंग जनरल्स में, वीकनेस, फीवर ड्यूरिंग, एंड फीवर में एक्जेंथेमिक। एक्जेंथेमिक फीवर मींस रैशेस आते हैं, रेड रैशेस आते हैं, एक्जेंथेमा। और एक्सट्रीमिटीज में पेन हो रहा है, जॉइंट पेन की हमने बात करी, चिल है फीवर के साथ, हेडेक है, ड्यूरिंग मतलब फीवर ड्यूरिंग हेडेक, वॉमिटिंग ड्यूरिंग हेडेक, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, हेडेक, फीवर के साथ हेडेक, और वॉमिटिंग ड्यूरिंग फीवर, प्रोस्ट्रेशन ड्यूरिंग फीवर। तो इसलिए हमने कुछ कॉमन रूब्रिक सेलेक्ट किए। और जब आप इन कॉमन रूब्रिक्स को लेते हो तो कुछ मेडिसिन आपके सामने आएंगी। लाइक देखिए, सबसे पहले आर्सेनिक एल्बम आ रही है, जो 5 सिम्टम्स आउट ऑफ दीज 5 सिम्टम्स को कवर कर रही है 11 पॉइंट्स के साथ। देन कम्स पल्सेटिला, देन कम्स एकोनाइट, बेलेडोना, ब्रायनिया, यूपटोरियम पर्फ। ये कुछ मेडिसिन हैं जो डेंगू को कवर करती हैं। और इसके अलावा हम फॉलोइंग मेडिसिन और कुछ मेडिसिन की बात करेंगे जो इंडिविजुअलाइजेशन बेसिस पे आप दे सकते हो, लाइक जलसीमियम, लेकेसिस, मिलेफोलियम। अगेन मिलेफोलियम अब मेडिसिन जिसमें ब्लीडिंग बहुत मार्क्ड है, हेमेमेलिस जिसमें ब्लीडिंग बहुत मार्क्ड है, तो वहां पे मिलेगी। रस्टॉक्स, लीडमपाल, पेप्टिशिया, पायरोजिनम, ये कुछ मेडिसिन हमारे को देखने को मिलेगी। अच्छा, हम इनमें कुछ कॉमन मेडिसिन, कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में आपको बताऊं। सो यूपटोरियम पर्फ बहुत खास है। यूपटोरियम पर्फ almost it is specific to the fevers like of dengue, like of chikungunya. Bone pain is important, यूपिटोरियम पर। वहीं आप इपिकैक को भी इससे कंपेयर कर सकते हैं। इपिकैक में एक खास चीज ये हो जाती है कि इपिकैक में आपको परसिस्टेंट नौशिया वॉमिटिंग मिल सकता है। हम बात ही कर रहे हैं डेंगू में कॉमन है, बट डेंगू में ये कॉमन नहीं है कि आपके हर पेशेंट में आपको कंटिन्यूस नौशिया वॉमिटिंग मिले। बट एक कंटिन्यूस नौशिया वॉमिटिंग मिल रहा है तो इपिकैक, बोनी पेन मिल रहा है, इपिकैप, बोन्स ऐसे लग रहा है कि टूट रही हैं तो इस तरीके का, ब्रोकन ब्रोकन बोन्स का फील आ रहा है, और वहीं स्क्रैप्ड बोन्स का फील आ रहा है तो यूपिटोरियम पर्फ। यूपिटोरियम पर्फ की खास बात, उससे फीवर्स, उसके फीवर्स रिलेटेड भी है, कुछ तरीके के इंटरमिटेंट पीरियोडिसिटी मार्क्ड रहती है यूपिटोरियम पर्फ में। एक बहुत खास चीज यूपिटोरियम पर्फ की ये है कि यूपिटोरियम पर्फ की जब चिल स्टेज आने लगती है, जब ठंड आने लगती है, तो उसको पहले से उसकी पानी की प्यास खत्म हो जाती है। सो उसकी जब पानी की प्यास खत्म होने लग जाए, वो खुद ही बोल देगा कि डॉक्टर साहब मुझे ना चिल स्टेज, मतलब चिल स्टेज तो वर्ड नहीं यूज करेगा डायरेक्ट, बट उसको ऐसे लगेगा कि अब मुझे ठंडी लगने लगेगी क्योंकि अब मुझे पानी पीने की इच्छा खत्म हो रही है। दिस इज अ स्पेसिफिक सिम्टम फॉर यूपिटोरियम पल्स। वही ब्रायनिया एल्बम में बात करें, इसमें पानी की प्यास भर भर के लगती है, पानी की प्यास लगेगी, खूब सारा पानी पीने की प्यास लगेगी लंबे समय में। ठीक है, मोशन एग्रावेशन होगा, पेशेंट जरा सा भी मूव नहीं करना चाहेगा,
बेलेडोना है, बेलेडोना, बेलेडोना इज अ वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी। एक्चुअली बेलेडोना वर्ड का जो मीनिंग है, दैट इज ब्यूटीफुल लेडी। बेलेडोना इज ब्यूटीफुल लेडी। बट बेलेडोना को आप ऐसे समझे, मतलब आपको इस तरीके से बताऊंगा आप कभी भूल नहीं पाए। दिवाली आएगी, दिवाली में जब दिया जल रहा होता है कितना प्यारा लगता है। उसकी लौ आप देखेंगे, जो छोटी क्लासों में एक पढ़ाया जाता था कि येलो, ऑरेंज, ब्लू, वो एक लौ आती थी, वो कितनी प्यारी लगती है। और उसी दिए से आग लग जाए तो कितनी भयानक स्थिति होगी। दैट इज बेलेडोना। सो बेलेडोना को याद करने के लिए बहुत इजी, वो किसी भी डिजीज में हो, डेंगू में हो, मलेरिया में हो, टाइफाइड में हो, कोई भी डिजीज आ रही है, उसकी खास चीज क्या है, मेडिसिन की खास चीज क्या है, वो है ज्योति बनी ज्वाला। ज्योति बनी ज्वाला मीन्स द पेशेंट इज, जब उसको बीमारी नहीं है तो उससे प्यारा कोई नहीं। ब्यूटीफुल लेडी बोला बेलेडोना कि जब उसको बीमारी नहीं है तो उससे प्यारा कोई नहीं, और जब वो बीमार है तो उससे दुष्ट कोई नहीं, उससे बड़ा दुष्ट कोई नहीं, वो बर्बाद कर देगी आप। लाइक वाइफ को जब गुस्सा आता है तो some people can relate. So belladonna, अच्छा, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट बेलेडोना इज लाइक दिस, कि जब उसको बीमारी नहीं है तो वो बहुत प्यारी है, बहुत, उसका बिहेवियर आपको बड़ा भा जाएगा। बट जो बीमार है तो उसकी इरिटेबिलिटी उस चरम सीमा पे होगी। उसमें आपको, बेल्डोना इज दैट मेडिसिन जिसमें आपको पांचों साइन मिलेंगे इन्फ्लेमेशन के। ये खास चीज है। एकोनाइट इनिशियल स्टेज की है। एकोनाइट बहुत सोच समझ के देनी होती है। एकोनाइट में कुछ उसके मेंटल सिम्टम्स बड़े मार्क्ड है, फियर ऑफ डेथ है, रेस्टलेसनेस है, फियर्स भरे पड़े हैं एकोनाइट में। पानी की प्यास भी उसकी बड़ी स्पेसिफिक है। अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर या बर्निंग थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, पानी की प्यास कितना ही पी ले बुझती नहीं। वहीं पल्सटिला में उल्टा है, पानी की प्यास लगती ही नहीं। आर्सेनिक में है, पानी की प्यास है थोड़े थोड़े समय में है, थोड़ा थोड़ा पानी, लिटिल लिटिल होता है। एंड रेस्टलेसनेस मार्क्ड है, पेशेंट एक जगह बैठेगा नहीं, कमजोरी हो रही शरीर में लेकिन बैठ नहीं पाएगा। दिस इज आर्सेनिक एल्बम। जेलसीमियम, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ट्रेम्बलिंग, 3D और T, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकेसिस अगेन, हेमरेजेस मार्क्ड होंगे लेकेसिस में, उसको अपनी गर्दन के आसपास कुछ पसंद नहीं आएगा। ये यही सिम्टम डेंगू के कॉमन सिम्टम नहीं है, ये डेंगू में कॉमनली नहीं मिलेगा ये, बट लेकेसिस के पेशेंट में मिलेगा जब हमें डेंगू लेकेसिस देनी होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। होप आई हैव क्लियर मैनी मच, मतलब बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर करी होंगी। और अगर फिर भी कुछ क्वेरीज या कुछ क्वेश्चंस हो, so they are most welcome. Okay, ma'am. This is all about the session. Thank you. Thank you. Any questions? हाँ जी। आ, आज का सेशन कुछ केस डॉक्टर छाबड़ा द्वारा डेंगू के ऊपर था और काफी डिटेल्ड उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया और होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स भी बताए और किस तरह से हम अलग अलग मेडिसिन को डिफरेंशिएट करके डेंगू को मैनेज कर सकते हैं। डेंगू ऑब्वियसली जिस तरह से उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम चल रहा है तो इस टाइम काफी केसेस आते हैं और जहाँ पे भी हेमोरेजिक कॉम्प्लिकेशन है या प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं और सिम्टोमेटिक हमें वो चाहिए तो होम्योपैथी एक बहुत बढ़िया रोल प्ले कर सकती है। सानी सर भी इस बात से सहमत होंगे। हाँ, मैं सानी सर। बिल्कुल नेहा जी, आज का प्रेजेंटेशन वास्तव में बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से, खास करके छाबड़ा साहब ने जो डेंगू के स्टेजेस को और पैथोलॉजी और इसका जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स को कोरिलेट करने का जो बताया है, अपने आप में बहुत ही यूनिक है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग होम्योपैथी में खाली सिम्टम्स की बात करते हैं, लेकिन अब छाबड़ा साहब के जो अभी जो इन्होंने जो इंडिकेट किया है, उसे ये भी हम लोगों को दिमाग में रहना चाहिए। अगर एक अच्छा होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइबर बनना है तो आपको पैथोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी आपके साथ में होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। छाबड़ा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो कोई केस को अगर प्रेजेंट करे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक या दो केस बताए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग केस के माध्यम से ज़्यादा समय नहीं,
थोड़ा सा कोई छोटा केस तो आप ले लें तो अच्छा रहेगा। छाबड़ा साहब, छाबड़ा जी साहब। सर, मैं केसेस इन हाँ जी जी सर, मैं हाँ, केसेस इंक्लूड करना चाह रहा था स्टार्टिंग से ही, बट एक्चुअली दो लिमिटेशंस आ रहे हैं, और मुझे लगता है जितने भी आप लोग भी सब प्रैक्टिस करते हैं तो ये लिमिटेशन आपको भी देखने को मिलते होंगे। वन और इज कि आई हैव द प्री रिपोर्ट्स, मेरे पास बहुत सारे, कि मैं जब प्रेजेंटेशन भी रेडी कर रहा था मैंने कहा मेरे पुराने कुछ केसेस को इसमें इंक्लूड करूं। तो प्री रिपोर्ट्स तो है, बट पेशेंट सही होने के बाद में पोस्ट, सो दैट्स अ फ्लॉ एक्चुअली, एक फ्लॉ। मैं छाबड़ा एक छाबड़ा साहब, आपको कोशिश रिपोर्ट मेरे दिखलाने का पास, जरूरत हाँ नहीं है। आपने कैसे किसी केस में रिपोर्ट को मैंने एविडेंस बताने का जरूरत नहीं हाँ है। हाँ आप उसको एक्सप्लेन कीजिए तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है सब हाँ लोग को जी ज्यादा। जी, मैं एक रिपोर्ट आपको जरूर दिखाता हूँ यहाँ, जो हम बात कर रहे थे, चलिए उसको एक बार कोरिलेट कर पाएंगे हम। जो मैं समझाना चाह रहा था उसको हम जरूर कोरिलेट कर पाएंगे। ये 2024 का केस है। एक मिनट, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, दो लिमिटेशंस मैं बता रहा था, एक तो क्या है कि पेशेंट सही होने के बाद में पोस्ट रिपोर्ट नहीं करा। दूसरा सबसे बड़ा लिमिटेशन हमारे को ये हो जाता है कि पेशेंट ऑलरेडी कोई ना कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले लेता है, लाइक पैरासीटामोल वगैरह ले रहा है। एंड मतलब एक हमारे साथ इशू, हमारे होम्योपैथिक कॉलेजेस में इशू है, जो लोग रेपर्टरी सब्जेक्ट ले रहे हैं, हमें बाय द गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छे टीचर मिले, और बट थोड़ा सा इशू एक ये आ रहा है कि बहुत सारी जगह, मतलब मैं सबको नहीं बोलूंगा बट बहुत सारी जगह ये आ रहा है कि कैंट रेपर्टरी बहुत बहुत फोकस किया जाता है। बट जो हमारे पुराने, जो बड़े फिजिशियंस, पुराने फिजिशियंस जैसे सानी सर, आप जैसे लोग हैं, तो आप लोग सिर्फ कैंट रेपर्टरी नहीं, जैसे हमारे भी सर थे जो अभी ऑलमोस्ट इज गोइंग टू रिटायर। सो नए टीचर्स जो है वो कैंट रेपर्टरी भी, उन्होंने भी कैंट रेपर्टरी पढ़ी है। पुराने टीचर्स है जो बीबीसीआर और बीटीपीबी को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड बीबीसीआर से हमने बहुत केस रेपर्टराइज किए इन माय यूजी, इन फाइनल ईयर, इन इंटर्नशिप, एंड इवन इवन ड्यूरिंग पीजी। बीबीसीआर बीटीबीबी को बहुत उठाया। और बीबीसीआर की ब्यूटी है फीवर टोटलिटी, बहुत अच्छे से मेडिसिन निकाल के देगी। बट लिमिटेशन इज कि पेशेंट पैरासिटामोल ले रहा है, पेशेंट कोई एंटीपायरेटिक पहले से ले रहा है, वो हमारा एक्चुअली केस बिगाड़ देता है वहां से। वो हमें जो एक मिलना चाहिए, जैसे हम पढ़ रहे हैं पोडोफाइलम में 7 AM एग्रावेशन है, वो 7 AM एग्रावेशन कब मिलेगा? जब पेशेंट को सुबह 3 बजे, पेशेंट ने रात को दवाई ली, रात को पैरास्टामोल लिया 9 बजे, सुबह 3 बजे फिर बुखार चढ़ गया, 3 बजे फिर ले लिया। अब 3 बजे फिर ले लिया तो 9 बजे से पहले बुखार नहीं चढ़ेगा, 6 घंटे उसका एक्शन टाइम है, 9-10 बजे से पहले बुखार नहीं चढ़ेगा, तो फिर वो हम उसको कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। चलिए एक रिपोर्ट हम यहाँ देख लेते हैं, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? आ गया हाँ है। जी, हाँ जी। ठीक है, ये जैसा हम बात कर रहे थे, देखिए ये पेशेंट है, लास्ट ईयर 2024 की है। इसमें आईजीएम और NS1 दोनों कराया हुआ है। ये पहले किसी दूसरे पेशेंट से रेफर है। सो NS1 देख रहे हैं पॉजिटिव है, आईजीएम और आईजीजी नेगेटिव है, मतलब जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, NS1 पॉजिटिव है। और मैं ये यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहूंगा, जैसा सानी सर ने भी कहा, जैसा मैंने इस प्रेजेंटेशन में ऐड किया, शायद ये हम बहुत चीजें मिस कर रहे हैं। जब तक आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को कोरिलेट नहीं करेंगे मेटेरिया मेडिका से, वो चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, सिम्टम्स से हमारे को मेडिसिन निकालनी, लेकिन मेडिसिन की जरूरत है भी कि नहीं है, ये बहुत जरूरी है, इंटरप्रिटेशन। सो 6/10 की ये रिपोर्ट है, 6/10/2024। NS1 पॉजिटिव है, IgM नेगेटिव है, IgG भी नेगेटिव है, सो इनिशियल फेज। ओके, देन 6/10 की आप CBC देख सकते हैं। हीमोग्लोबिन तो बाय डिफॉल्ट पहले से ही कम है, पेशेंट में 9.7 है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 5000 है। न्यूट्रोफिल 78, लिम्फोसाइट 17, ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं लग रहा है। यूसिनोफिल 2 है, मोनोसाइट 3 है, TRBC 5.01 है। हिमेटोक्रिट आप देखिए, हिमेटोक्रिट कम हो रहा है, 31.3% है। प्लेटलेट काउंट यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते क्योंकि 2.42 है, नॉर्मल रेंज में है। और हालांकि देखिए, जब हमें डिफरेंस करना है तो MP कार्ड मेथड, MP मलेरियल
पैरासाइट, जिसके लिए हम पीबीएफ कराते, उसके लिए कार्ड मेथड यूज किया, वो भी नेगेटिव आया। और मैंने आपको कहा था कि हर केस में नहीं, बट 10 में से 8 केस में हेपेटिक फेलियर नहीं है बट लिवर अफेक्टेड है। आप देख सकते हो एसजीओटी एसजीपीटी पेशेंट का बढ़ा हुआ है। ये हमें यहाँ पे इसको अप्रिशिएट करना है। देन यही पेशेंट 8 तारीख का बिलीरुबिन थोड़ा बढ़ा हुआ है, एसजीओटी एसजीपीटी थोड़ा नॉर्मल की तरफ आ रहा है, एल्कलाइन फॉस्फेटेस थोड़ा बढ़ा हुआ है, और यहाँ आपको प्लेटलेट काउंट थोड़े कम दिख रहे होंगे। यहाँ कम दिखने का कारण ये है कि अभी डिजीज थोड़ी बढ़ रही है, ये हमें ध्यान रखना है। 6 तारीख से, ये 8 तारीख की रिपोर्ट है एक्चुअली, इसके आगे भी होगा, ये 8 तारीख की रिपोर्ट है। 1.63 हुआ है, स्टिल इट इज इन द नॉर्मल रेंज। 2.42 था, NS1 पॉजिटिव था, 1.63। और एक दिन बाद हम इसकी रिपोर्ट कराते तो IgM पॉजिटिव आता। तो यहाँ तक की रिपोर्ट से भाई आफ्टर ट्रीटमेंट पेशेंट के हमारे पास में जो पोस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो लिमिटेशन है कि अब ठीक हो गया, आप मेरे को नहीं कराने इन्वेस्टिगेशन, सो दैट इज द इशू। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। थैंक यू। आई होप आई एम क्लियर। बढ़िया है। और अब हम लोग का समय भी पूरा हो गया है, तो नेहा जी हम लोग 1 मिनट आगे बढ़ रहे हैं, आप सेशन को क्लोज कर लीजिए। डॉक्टर नेहा। मैं कह रही हूँ डॉक्टर छाबड़ा के साथ बहुत अच्छा सेशन था, और आगे भी आप और केसेस प्रेजेंट करेंगे तो दैट विल गिव अ मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर छाबड़ा का। और अब हमारे हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ